नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। पटना बैठक के बाद विपक्षी दल काफी उत्साहित हैं और नए नए तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए घेरने में जुट गए हैं। यूं कहें कि व्यूह रचना करने लगे हैं और इसका ताना बाना देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के जरिए किया जा रहा है। हालांकि पटना बैठक से छिटक कर अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं और पटना बैठक में शामिल होने के बाद भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जो पंचायत चुनाव हैं उनकी जनसभाओं में कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम की आलोचना कर रही हैं और वो कह रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए बहुत बड़ा विपक्षी गठबंधन बना रही हैं, लेकिन सीपीआईएम और कांग्रेस ये दोनों मिलकर सब बंटाधार कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कोई ये अजूबा नहीं है, क्योंकि जो ये क्षेत्रीय दल हैं जिसका ये गठजोड़ महाजुटान पटना में हुआ था, उनके अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं, अपने अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं। इसलिए अपने अपने राज्यों में वो भले ही कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम को या अन्य दलों को एक दूसरे को कोसें, लेकिन ममता बनर्जी ने पटना में दम ठोक कर खम ठोक कर कहा कि हम एक हैं, वी आर यूनाइट, वी आर फाइट, हम लोग साथ लड़ेंगे, हम लोग एक हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोकतंत्र विरोधी क्रियाकलाप हैं उनको हम एक साथ मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। ममता बनर्जी ने 3 बातें कह दी थी। अब पटना में कमान कांग्रेस के हाथ में दे दी गई और तारीख 12 मुकर्रर है जुलाई की। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष शिमला में विपक्षी दलों के एक बार फिर से होने वाले महाजुटान में बहुत सारी चीज़ें साफ कर देंगे, या यूं कहें कि सीटों के बंटवारे का रोड मैप तैयार हो जाएगा। 543 लोकसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहेगी, क्योंकि उसका लक्ष्य कम से कम 200 सीटें जीतना है। लेकिन ममता बनर्जी और उनके साथी, चाहे अखिलेश यादव हों चाहे केसीआर हों, ये लोग कांग्रेस पार्टी को 200-250 सीट से ज़्यादा देने की स्थिति में लग नहीं रहे हैं, या इनके मंसूबे हैं नहीं, या इनके इरादे हैं नहीं। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में घेरने के लिए एक व्यूह रचना कर दी है और ये व्यूह रचना उत्तर प्रदेश में विपक्ष की गई है और यहाँ हिंदुत्व यानी कि मंडल, उसके जवाब में कमंडल, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, इनके गठजोड़ को एक तरीके से विपक्षी मोर्चा जो है वो एक साथ करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2024 का बैटलफील्ड, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस समय विधानसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल है और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कम से कम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सीटें मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत मिले। अगर समाजवादी पार्टी कुछ ज़्यादा नानुकुर है, ज़्यादा कुछ करती है, तो कांग्रेस पार्टी ने मायावती और आरएलडी की तरफ भी कदम बढ़ा के रखा है, ताकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेरने की उसकी जो चुनावी चाल है या चुनावी रणनीति है वो कहीं फेल ना हो जाए। और इस रणनीति के पीछे काम कर रही हैं जो ये मोहतरमा अभी आपकी स्क्रीन पर दिखी, प्रियंका गांधी वाड्रा। उत्तर प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ एक इतना बड़ा चेहरा है कि योगी आदित्यनाथ के मुकाबले एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोर्चा बनाने की आवश्यकता यहाँ विपक्षियों को पड़ेगी, क्योंकि गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ी हिंदुत्व की प्रयोगशाला है और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के देश के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। ये यूँ कहें कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं यहाँ पर। एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर, तमाम नौकरियों के मोर्चे पर जो लगातार वो दौड़ते दिखते हैं। और ये मोहतरमा प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में ही एक तरीके से बीजेपी को घेरने के लिए इन्होंने रणनीति बनाई है और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी। तो कुल मिलाकर विपक्ष की पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में घेर दें, यहाँ अगर 2024 का जो बैटल फील्ड है, ग्राउंड जीरो है, अगर वो इसे उत्तर प्रदेश बना दें विपक्ष का भी, तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। और इसी रणनीति के तहत जो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार उत्तर प्रदेश में रहेंगे। और इसके अलावा जितने बड़े विपक्षी नेता हैं जिनको आपने पटना के मंच पर देखा, वो सारे लोग एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में रैलियां, सभाएं, जनसभाएं करते नजर आएंगे। वास्तव में ये जो वहाँ का गुणागणित है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 64 सीटें जीती थी। 1 सीट कांग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी, 5 समाजवादी पार्टी और 10 बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में जीती थी। उसके बाद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 2 और सीटें हार गई। समाजवादी पार्टी की अब 3 ही सीटें लोकसभा में हैं। रामपुर और आजमगढ़ वो हार चुकी है। इन परिस्थितियों, इन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्ष को एक तगड़ी घेरेबंदी की जरूरत है। अगर इन 5 राज्यों में 4 राज्यों को देख लें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बहुत सारे नेता आज कांग्रेस में भी शामिल हो गए, जो केसीआर की पार्टी के। तो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में भी मजबूत स्थिति बना रही है और आश्चर्य नहीं कि वहाँ भी बहुत चौंकाने वाले परिणाम नजर आए। अब इन 4 राज्यों को मिलाकर 32 लोकसभा सीटें हैं और यूपी में अकेले 82 लोकसभा सीटें हैं। 82 लोकसभा सीटें हैं 4 राज्यों में मिला के, और यूपी में 80। 4 राज्यों के 82 लोकसभा सीटों में 65 भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जीती हैं और उत्तर प्रदेश में 64 भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, और अगर अकेले देखें तो भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें जीती है। बस इन्हीं दोनों जो 5 राज्य अब उत्तर प्रदेश को मिलाकर 4 ही, जिनमें अभी मैंने जिक्र किया 82 सीटें और एक उत्तर प्रदेश, इनको लेकर एक रणनीति, एक चक्रव्यूह, एक रचना कांग्रेस पार्टी ने की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कर्नाटक चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों ने देखना शुरू किया है कि भाई ये पार्टी मुकाबला करने की स्थिति में आ सकती है विपक्ष के साथ में। कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं, उनके नेताओं के हौसले बुलंद हैं, और जो मुसलमान है, कुछ हद तक दलित भी ये सोचने लगा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से, कांग्रेस पार्टी एक तरीके से कुल मिलाकर अगर सब लोग एक साथ मिल जाएं तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं, ऐसा लोग सोचने लगे हैं। और विपक्षी दल, यही वजह है कि अखिलेश यादव थोड़ा टेंशन में नजर आते हैं। लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति विपक्ष के नेता नीतीश कुमार और अन्य लोगों के साथ एकदम स्पष्ट कर दी है, और उत्तर प्रदेश बैटल फील्ड इस विपक्ष बनाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उलझाए। और उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव के साथ में ठीक ठाक बातचीत हो जाती है तो एक अच्छा खासा जो सफलता का प्रतिशत है वो हासिल करने के मंसूबे विपक्ष रखता है। अगर बात करें मायावती की, तो उनका वोट परसेंटेज पिछले चुनाव में बेहद, जो विधानसभा का चुनाव हो वो करीब 12.5 के आसपास रह गया। उससे पहले 21 के आसपास होता था। और उत्तर प्रदेश में
दलित वर्ग की आबादी लगभग 21% है, मुसलमान लगभग 19% के आसपास है, और कुल मिलाकर अगर देखें तो 17-18 सीटों पर मुसलमान वोट बैंक ठीक ठाक है। अगर उसको अन्य वोट बैंक का सहारा मिले तो कुछ परिणाम दे सकता है। तो इस तरीके से गुणागणित है। और मायावती के पास जो एक छत्र वोट है वो जाटवों का है, लेकिन उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि लगातार जो वोट में गिरावट आ रही है और जो उनके वर्ग का युवा है वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी आकृष्ट होने लगा है। तो इस बात को लेकर मायावती की चिंता है, वो इन सब चीज़ों को अपने तरीके से देख रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 2% उनका वोट है। लेकिन जो हाल के सर्वे आए हैं, अगर आज की डेट में उत्तर प्रदेश या पूरे समेत पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 39% वोट और कांग्रेस पार्टी को अकेले 29% वोट मिलता नजर आ रहा है। अभी जो लोक नीति और CSDS का जो सर्वे हाल में आया उसके मुताबिक ये इस तरीके की गुणागणित है। लेकिन सर्वे बहुत अलग अलग तरीके से उस पर होते हैं, सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं होता, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करूँगा। लेकिन विपक्ष की रणनीति है, जो राजनीति है, वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो उसकी हिंदुत्व की प्रयोगशाला है वहीं पर घेर कर एक तरीके से मुकाबला जो रण क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश बनाने की पूरी कोशिश है। और खड़गे निश्चित तौर पर दलितों के वोट को प्रभावित करेंगे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के किसी सीट से कहीं से बहुत सारी कयास लगाए जा रहे हैं कि फूलपुर से नेहरू जी की सीट रही है इलाहाबाद की, उससे चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरीके से हो सकता है, बड़ी बात नहीं कि खड़गे को भी यहाँ कहीं से लाया जा सकता है, या बहुत सारे अन्य नेता हैं जो RJD के नेता भी पूर्वांचल के सारे यहाँ घुसेंगे और उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल का इलाका है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है उसको एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। निगाहें शिमला बैठक पर लगी हैं, बहुत सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी भी उस ओर देख रही कि आखिर शिमला में क्या होगा। मैं देख रहा था रोज टीवी डिबेट इस पर चल रही हैं कि शिमला में क्या एक होंगे, शिमला में क्या एक होंगे, विपक्ष के पास चेहरा कौन। वही सवाल जो बीजेपी पूछती है, लगभग वही सवाल मीडिया भी पूछ रहा है और पूछना भी चाहिए। हमारे साथ भी एक पैनल जुड़ गया है आज मंथन में। बिलाल सब्जवारी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बिलाल भाई, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ दिल्ली से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कौशलेंद्र जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवेश सिको साहब, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेलंगाना से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, संपादक विनोद श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और राघवेंद्र सिंह राजू, ये घूम घूम कर राजनीतिक टोल लिया करते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक। राघवेंद्र राजू, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं नवेश सिको से ही चर्चा की शुरुआत करता हूं, चूँकि आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं आमंत्रित किया है, क्योंकि फिर जब पॉलिटिकल पार्टी जाती हैं तो फिर अपने अपने बहबूदी के चक्कर में फिर वो बातें निकल कर नहीं आती और दर्शक हमारे फिर शिकायत करते हैं कि भाई ये मंथन में था क्या और किया क्या आपने। तो आज मैंने पॉलिटिकल मेहमानों के बजाय हमने वरिष्ठ पत्रकारों को आमंत्रित किया है देश के अलग अलग इलाकों से, और वो सभी ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया है। एक बार पुनः सभी का आभार। नवीद भाई, विपक्ष हौसला दिखा रहा है, हौसले में है, और पटना बैठक की तरफ निगाहें हैं देश की उन लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है या वर्तमान सरकार से खुश नहीं है। वो लोग देख रहे हैं कि 12 तारीख को क्या होगा। लेकिन एक तरीके से कांग्रेस के हाथ में, जो पटना बैठक ने एक तरीके से कांग्रेस के हाथ में कमान दे दी, कहा कि भाई खड़गे जी अगली बैठक करेंगे, तो ये जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर ज़्यादा है, और एक तरीके से कैसे वो करते हैं ये भी उनके कौशल पर निर्भर करेगी, ये देखना होगा, ये पूरा देश देख रहा है। एक बात और निकल कर बड़ी जिम्मेदारी के लोग इस बात को जिम्मेदारी से लोग बता रहे हैं कि विपक्ष भी
उत्तर प्रदेश को ही बैटलफील्ड बनाना चाहता है ताकि बीजेपी को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो डेंट कर सके। और बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में घेरेगा तो फिर बीजेपी में तिलमिलाहट बढ़ेगी, चिंताएं बढ़ेंगी, उनके नेताओं का फोकस उत्तर प्रदेश ज़्यादा होगा और बाकी जगह विपक्ष फ़ायदा उठा सकता है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी की व्यू रचना है कि भाई नीतीश कुमार और खड़गे को अगस्त सितंबर से यहाँ दौरे कराना शुरू करो और जब 4-5 राज्यों के जो चुनाव हो जाए विधानसभा, उसके बाद फिर पूरी तरीके से जो जितने नेता पटना के मंच पर दिखे वो सब यहाँ बिल्कुल फायरिंग शुरू कर दें। फायरिंग मतलब पॉलिटिकल फायरिंग। एक तरीके से ये रणनीति, ये व्यू रचना सामने आ रही है। इस पर क्या नजरिया रखते हैं नवेद भाई आप? सर, हाँ, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, आ रही आवाज, बोलिए बोलिए। नहीं, म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए कृपया। आपका सवाल बहुत वाजिब है और मेरे नजरिया ये है कि जिस तरीके से विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है, ये वाकई दशकों बाद इस तरह की एकजुटता हम लोग देख रहे हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक ताकतवर राजनीतिक दल है, सत्तारूढ़ पार्टी है, केंद्र में सरकार 2 बार रह चुकी है, 2 बार, दूसरी बार की है, तीसरी बार भी स्थिति बहुत अच्छी है उनकी, कई राज्यों में सरकार है, उनका जनाधार है और नरेंद्र मोदी का चेहरा है। उनसे लड़ने के लिए जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है, वाकई उसमें गंभीरता दिख रही है, इस बात में कोई शक नहीं। नीतीश कुमार और कांग्रेस इसमें आगे की भूमिका में है, जो नेतृत्व कर रहे हैं उसमें नीतीश कुमार का एकजुटता का फार्मूला है और कांग्रेस की ताकत है, जो एक मजबूत राष्ट्रीय दल है, जो कई राज्यों में जिनकी सरकार है। एक बात मेरे नहीं समझ में आ रही, जो बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में भाजपा को शिकस्त देना बहुत कठिन है और सबसे कठिन है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यहाँ हैं, यहीं से दिल्ली का रास्ता तय होता है, यहीं से हार जीत तय होती है और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा किला है, यहीं पर योगी आदित्यनाथ का मजबूत जनाधार वाला चेहरा है, यही हिंदुत्व की एक गढ़ है, यहीं पर राम मंदिर है, यहीं पर काशी है, यहीं पर मथुरा है। यहां पर कैसे विपक्ष लड़ेगा, इसके लिए आपने 2 बातें बताई कि नीतीश कुमार है और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, वो यहां पर अपनी आवाजाही बनाएंगे, हो सकता है कि चुनाव में लड़ ले। लेकिन एकजुटता का जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें कई दलों को यहां पर पूछा ही नहीं गया, जो कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा भी, अपनी एक बाइट टेलीविजन चैनल को बाइट देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा का एक बड़ी स्थिति खराब ना हो, लेकिन उसका अपना एक बड़ा इतिहास है, उसकी जड़ें हैं और उत्तर प्रदेश जो जातिगत राजनीति में नंबर 1 है और जाति की राजनीति में ही की पॉलिटिक्स उसकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, वहां पर मायावती को, ओम प्रकाश राजभर को और दूसरे कुछ दलों को, यहां तक कि जयंत चौधरी का भी वहां ना जाना इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं गठबंधन के नेतृत्व करने वालों से उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं नाराजगी है। ओम प्रकाश राजभर जिनका पूरब में अच्छा खासा प्रभाव है, मायावती जिनका उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्चस्व है, दलित वोटों पर एक बहुत बड़ी पकड़ है, मुस्लिम वोट पर भी वो पकड़ कर बनाए रखे हुए हैं और अभी भी कोशिश करती हैं। ऐसे में बहन जी को ऑफर तक ना देना, उनको बुलाना, वो बात अलग है कि वो कह चुकी मैं किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, लेकिन उनकी कम से कम अगर उनको ऑफर किया जाता तो मायावती को ये गठबंधन इस बात का एहसास करा देता कि हमने ऑफर तो किया था बहन मायावती को, लेकिन वो खुद ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमारी ताकत नहीं बन रही है। लेकिन उनको ना बुलाना, राजभर भले ही गोद में बैठे हो भारतीय जनता पार्टी की और उनके तेवरों से लग रहा हो कि भाजपा के गठबंधन के साथ जाने ही वाले हैं, घोषणा ही होने वाली, लेकिन बुलाना फर्ज था। इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जो जाति के दल हैं, उनको नहीं पूछा गया। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश बहुत कठिन है विपक्षी दलों के लिए, तो खड़गे जी और नीतीश कुमार के आने से वो फतह नहीं कर लेंगे, क्योंकि 4 यात्राओं से या 1 महीने की यात्राओं से जनाधार बनाना आसान नहीं होता है। जनाधार वहां बनता है जहां की
जो नेता, जो पार्टी पहले से अपनी तैयारी, जो अपनी उपजाऊ जमीन के लिए वहां पर एक अच्छी गुड़ाई कर चुका हो, जहां सिंचाई कर चुका हो, जहां पर वो खाद पानी दे चुका हो, तो उम्मीद की जाती है कि ये कुछ फसल देगा। लेकिन खड़गे यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ सभाएं कर लेंगे, दलित चेहरा है तो इसका मतलब उनको वोट मुझे नहीं लगता है। नीतीश कुमार का ठीक है, जातिगत वो माहौल पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो भी लगता है कुछ व्यवधान, नेट और नेटवर्क इसका व्यवधान रहता है। मैं बिलाल सब्जवारी के पास जाऊंगा। बिलाल भाई, नवेद भाई जब अगले चरण में आएंगे तो कंप्लीट करेंगे। इस बीच आलोक भदौरिया जी जुड़ गए हैं। भदौरिया जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बिलाल भाई, अभी नवेद भाई कह रहे थे कि भाई केवल खड़गे जी की 2-4 सभाओं से हो नहीं जाएगा। मैं एक बार ये इस बात को कहना चाहूँगा नवेद भाई से भी कि भाई अखिलेश यादव हैं, इसी वजह से शायद मायावती लोकसभा सीट पर जब नवीद भाई आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है। मैं बिलाल भाई के पास जा रहा हूँ। बिलाल भाई, अखिलेश यादव हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने मायावती या राजभर को नहीं आमंत्रित किया है कि अखिलेश यादव की कीमत पर वो मायावती या राजभर को नहीं चाहते थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, ठीक बात है, वो वाजिब बात कह रहे हैं नवेद सिंह कि भाई खड़गे की 2-4 सभाओं से वोट झरझरा के नहीं गिर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब सारे विपक्ष के जो चेहरे अगर एक तरीके से पॉलिटिकल बम्बार्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक माहौल बनता है, एक परसेप्शन बनता है। और नीतीश कुमार नो डाउट एक बड़े ट्रस्टेड और टेस्टेड चेहरे हैं। खड़गे जी भी अगर कहा जाए तो एक उनकी अपनी एक वो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मायावती एक वट वृक्ष है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं दलितों की राजनीति में। लेकिन अब मायावती का राजनीतिक कद भी और उनकी जो पार्टी वो भी सिकुड़ती जा रही है और यही सही वक्त है। कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से हैमर करने की कोशिश की कि एक तरीके से हैमर करो। दूसरी तरफ जयंत चौधरी और मायावती, कांग्रेस पार्टी के लोग, जो खबर है, अब ये खबर पता नहीं प्लांटेड है कि सही है, कि कांग्रेस पार्टी इन लोगों से भी अंदर अंदर बात कर रही है, क्योंकि बड़ी प्लांटेड खबरें भी खूब चल रही हैं। तरह तरह से हम देख रहे हैं कि लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। बिलाल भाई, यूपी को निश्चित तौर पर एक तो बात तो तय है कि विपक्ष यूपी को बैटलफील्ड बनाने जा रहा है, इसमें कहीं कोई मुझे कहीं कसर लग नहीं रही है। और शिमला को लेकर जो तरह तरह की आशंकाएं पत्रकार ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, भाजपा को उतनी चिंता नहीं है कि शिमला में क्या होगा, या विपक्षी दलों को उतनी चिंता नहीं, लेकिन पत्रकार भाइयों को बहुत चिंता कि यार ये भाग जाएगा तो ये क्या होगा, मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अरे ये सोचना है राहुल गांधी को या बाकी लोगों को किसका मुकाबला कर पाएंगे कि नहीं। बिलाल भाई। दुर्गेंद्र जी, जी, जो शिमला में जो बैठक होने जा रही है उसके अंदर सभी विपक्षी दल स्टेट स्ट्रेटेजी पर फोकस करेंगे और इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ताओं ने कहा कि जो अगली बैठक होगी उसमें गठबंधन क्या क्या स्वरूप होगा, बहुत सारी चीजें साफ होंगी, लेकिन उस बैठक के अंदर हमारी स्टेट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होगी उस पर हम काम करेंगे। और अगर आप उस डेरिवेशन से उत्तर प्रदेश को ड्राइव करना चाहते हैं कि स्टेट वाइज स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये वो रीढ़ की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी की, अगर इसे तोड़ दिया जाएगा तो मेरा ख्याल है जो विपक्षी गठबंधन की जो कल्पना की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो एक साकार रूप ले लेगी। दरअसल यहाँ ये समझने की जरूरत है कि मायावती, लोकदल और कांग्रेस के जो अलायंस की बात की जा रही है, इस पर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। लेकिन देखिए, ओपन अलायंस की जहां तक बात है तो अखिलेश ओपन अलायंस में इस गठबंधन के साथ है। अब ये रहा कि मायावती के साथ गठबंधन कैसा हो। देखिए, मायावती की कुछ अपने कंपल्शंस हैं। मायावती जी कुछ ऐसे कंपल्शंस में बंधी हुई है कि वो आधिकारिक रूप से कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती। तो ऐसे के अंदर हो सकता है कि कांग्रेस उनके साथ एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग रखे, एक स्ट्रेटेजिकल अलायंस करे, ओपन अलायंस न करके एक स्ट्रेटेजिकल अलायंस कर सकती है। और जहां रहा लोकदल का सवाल, तो लोकदल और समाजवादी पार्टी का तो गठबंधन है। जहां समाजवादी पार्टी आधिकारिक रूप से जाएगी वहां लोकदल भी ही जाएगी, और लोकदल की तरफ से भी संकेत दिए गए हैं कि अब इस गठबंधन की रूपरेखा को वो अभी सकारात्मक रूप से देख रही है। तो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस एक आधिकारिक अलायंस कर सकती है और बसपा के साथ वो एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़ सकती है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये एक रूपरेखा जो मेरे को अभी तक ज्ञात हुई है उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं।
और आपने देखा होगा कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी ने इसकी एक आधिकारिक रूप से बयान दिया था कि हमने मायावती को मुख्यमंत्री का ऑफर किया था। हालांकि वो एक तरफ समाजवादी पार्टी से भी बात कर रहे थे और दूसरी तरफ बहन जी कुमारी मायावती से भी बात कर रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बहन जी को किस तरह से इस गठबंधन की रूपरेखा में शामिल किया जाए। आधिकारिक रूप से अगर बहन जी इसमें शामिल होती है तो मेरा ख्याल है उन पर जो कंपल्शंस हैं, सब लोग जानते हैं कि उनके कुछ मामलात हैं जिसके चलते वो सीबीआई ईडी की शिकंजे में आ सकती है, और यही प्रेशर उन पर निरंतर भारतीय जनता पार्टी मेंटेन भी कर रही है। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई थी जहां नोएडा के अंदर एक एनजीओ के माध्यम से बताया गया था इनके परिवार को 150 प्लॉट दिए गए। तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर था जिसकी टाइमिंग को हमें देखने की जरूरत है, और वो टाइमिंग बताती है कि मायावती एक प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि अगर आप किसी भी तरह के गठबंधन में कांग्रेस के साथ खड़ी होती है तो हमारा मूव ईडी और सीबीआई का आपकी तरफ हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर काफी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ मैं पश्चिम बंगाल को भी इस रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानता हूं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हमें यह भी देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस समय दलित पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस तरह से कांग्रेस ने उनका एडवांटेज कर्नाटक में उठाया और दलित वोटों ने पूरे झड़ के कांग्रेस के साथ खड़ी हुई, और साथ ही साथ एक सोशल इंजीनियरिंग का खाका तैयार किया। उत्तर प्रदेश में भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे तो मायावती के लिए फेस सेविंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं तो दलितों के अंदर एक अपील तो यकीनन बिलाल भाई नवेद भाई कह रहे हैं, बिलाल भाई मैं माफी के साथ में बिलाल भाई मैं एक छोटा सा इसमें ऐड ऑन करूंगा। बात ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे का होम स्टेट कर्नाटक है, उनको वहाँ खूब झाड़ के वोट मिल गया होगा, लेकिन नवेद सिंह सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये मायावती का स्टेट है, 4 बार वो चीफ मिनिस्टर रही हैं यहाँ, तो ये दलितों की सबसे बड़ी नेता उत्तर प्रदेश में और देश में भी मानी जाती है, तो खड़गे जी 2-4 सभाओं से कुछ नहीं होने वाला इसका। उसी बात पर आ रहा हूँ। तो देखिए जहां तक 2-4 सभाओं का सवाल है, देखिए बहुत सारे जब पूरा गठबंधन मिलकर उत्तर प्रदेश में उतरेगा, जिसमें बैकवर्ड लीडर्स भी होंगे, उसमें माइनॉरिटी लीडर्स भी होंगे, उसमें दलित लीडर्स भी होंगे, तो एक परसेप्शन डेवलप होता है विपक्षी राजनीति का, और जिसे लीड खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे होंगे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। हालांकि एक स्ट्रैटेजिकल अलायंस के अंदर जो संयोजक होंगे वो भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव अगर इस गठबंधन से मायावती बाहर रहती है, अखिलेश भी मायावती को बीजेपी की तरफ पुश करेंगे, और अगर मायावती स्ट्रैटेजिकल अलायंस में नहीं आती है तब भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें बीजेपी के परसेप्शन में रैप कर देगी, तो उनका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है दलित मुस्लिम का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मायावती को ये कहना कि वो अकेले मिलकर बहुत कुछ कर लेंगी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मायावती को अगर अपना आप की भी ग्रोथ करनी है तो उन्हें विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ चलने की जरूरत है, इसलिए मुझे लगता है कोई स्ट्रैटेजिकल अलायंस उनके लिए ज्यादा बेहतर रहे। ठीक बात। मैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए जाऊँगा, और ब्रेक से लौटेंगे तो फिर विनोद जी से बात करेंगे, चूँकि तेलंगाना में विनोद जी हैं और काफ़ी वहाँ राजनीतिक हलचल है। आज एक राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि अगर, हालांकि उसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर कहीं केसीआर वहाँ चुनाव हार गए तो उनके सामने भी फिर महागठबंधन या जो मोर्चा है बीजेपी का, उसमें आने के सिवा कोई रास्ता बचेगा नहीं। ब्रेक से वापस आ गए और बिना देर किए सीधे विनोद श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार संपादक हमारे साथ तेलंगाना से जुड़े हैं। विनोद जी, मैं सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। केसीआर की इस बैठक से दूरी, हालांकि केसीआर, ममता और अखिलेश यादव, ये एक अलग इनकी खिचड़ी पक रही थी और लग रहा था कि कोई अलग मोर्चे की कवायद कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पास भी हो गए, लेकिन नीतीश कुमार ने ये कहकर खारिज कर दिया कि भाई बिना कांग्रेस के कुछ नहीं हो सकता। केसीआर को इस पूरी जो विपक्षी एकता की जो पूरी कवायद है, इसमें केसीआर को आप किस रूप में देखते हैं? और वहाँ जो अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें केसीआर की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, ये किन परिस्थितियों में, ये किन स्थितियों में है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, केसीआर अभी इस विपक्षी एकता की बैठक से पहले ही वो एक बहुत बड़ी केंद्र की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाना चाहते थे और उसके लिए आगे भी बढ़ चुके थे। लेकिन देखिए, दक्षिण की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर
कोई भी दल हो सत्ता में, वो जनहित के कार्यों से गुरेज नहीं करता। केसीआर ने काम किया है, लेकिन भाजपा भी आ रही है, चढ़ रही है, और कांग्रेस कर्नाटक की जीत को लेकर अति उत्साहित है, जो कि गलत है। और यहाँ पर ये भी चर्चाएं हैं कि कई कांग्रेस नेता बीआरएस जो हो गई अब उसको छोड़ करके कांग्रेस जा रहे हैं। नहीं, जा चुके हैं, आज चले गए। आज चले गए हैं, 10 बड़े नेता चले गए उनके, आज जा रहे हैं और भी जाएंगे जी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इससे केसीआर के उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है राजनीतिक भविष्य पे। यहाँ की जनता का ये जो मैंने अभी तक जो मेरा आकलन है वो ये है कि राज्य में आप दीजिए, लेकिन केंद्र में हमको भाजपा मोदी ही चाहिए। अच्छा। इसलिए कि विपक्षी बैठक बीजेपी को नहीं हरा रही है, वो मोदी को हराना है ये कहती है। और फिर ये भी जानते हैं यहाँ के लोग, ये कहते हैं कि मान लीजिए विपक्षी एकजुट हो जाते हैं और जीत जाते हैं, उसके बाद से वो सत्ता भी ग्रहण कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद का जो हाल है वो बहुत भयावह उनको दिखाई दे रहा। वो जो है वो बिल्कुल पूरे राष्ट्र के लिए ही गंदा है। इसलिए केसीआर की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केसीआर की जीत पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है। और ये बात सही है कि हाँ, वो अब बीजेपी के थोड़ा नजदीक दिखाई देते हैं, ऐसा लग रहा है। और वो अगर नजदीक दिखाई देते हैं तो बीजेपी को भी कोई उसकी बीजेपी की जैसी राजनीति रही है, बीजेपी तो विनोद जी, बीजेपी को तो चाहिए पार्टनर्स, तो झोली फैलाए हुए है, चाहे राजभर मिले, चाहे केसीआर मिले, चाहे डीसीआर मिले, चाहे जो मिले, तो इस समय उसको चाहिए अपना कुनबा बढ़ाना है। क्योंकि हाँ, लेकिन वो तो इसी, चलिए आपकी ये बात मान लेते हैं, तो वो केसीआर को बनवा देगी कि मुख्यमंत्री, उनकी सरकार बनवा देगी। हाँ, निश्चित तौर पर अगर कुछ पड़ेगा बीजेपी सपोर्ट। तो आप क्या इस समय केसीआर को बीजेपी के क्लोज मान रहे हैं, क्या करीब मान रहे हैं, क्या उसके आसपास जाते दिख रहे हैं? बिल्कुल, अभी तक जब तक जैसे उन्होंने केंद्र की बैठक में अपना प्रतिनिधि भेजा और जिस तरह से वो उनके सुर जो हैं वो थोड़ा नरम हुए हैं, वो देख रहे हैं, वो जानते हैं। लेकिन कांग्रेस का अति उत्साहित होना बहुत खराब है, वो गलत है। वो झटके में है कि उसको क्यों नहीं विनोद जी, अगर मान लीजिए कोई जीत गया, हम और आप कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो उत्साहित हो सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? अरे भाई, ये थोड़ा है कि हमने साइंस लेके पास किया तो हम जो है आर्ट में भी वही पास करेंगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है। और दक्षिण की राजनीति कतई अलग है, और कर्नाटक से कोई बहुत ज्यादा इसका वो नहीं है, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। ठीक बात, सब जानते हैं, ठीक बात। सब यहाँ पे। मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। ये ओवैसी की पार्टी जो है, ये फर्क जो है, ये भी फिर जो अब तक ये बैलेंस करती रही है, संतुलन बनाती रही है, इसका भविष्य थोड़ा सा हमको लग रहा है कि गड़बड़ होने वाला। ठीक बात है। मैं आलोक भदौरिया जी के पास जाऊंगा। भदौरिया जी, 2 प्रश्न है छोटे छोटे। एक तो शिमला की बैठक को लेकर विपक्षी एकता को आप किस मोड़ पर देख रहे हैं? दूसरा, आज जो मंथन का हमारा मुख्य विषय है कि विपक्ष भी अब हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में, जो सारे विपक्षी जो टॉप गन्स हैं जो पटना के मंच पर दिखे, वो अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल पॉलिटिकल फायरिंग करते नजर आएंगे। बीजेपी को घेरने की कोशिश वहाँ जरूर करेंगे, क्योंकि बीजेपी का जो प्राणवायु है वो उत्तर प्रदेश में है, और अगर प्राणवायु को उन्होंने बाधित कर दिया तो निश्चित तौर पर दिक्कत होने वाली है। आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेन जी। मैं आपके वक्तव्य के आधे हिस्से से सहमत, बाकी से नहीं जी। उत्तर प्रदेश को प्राणवायु आपको लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको उत्तर भारत की पार्टी है, जो कर्नाटक हारने के बाद ये बिल्कुल हो गया, दक्षिण में बिल्कुल। अगर आप सीटों का भी अगर हिसाब लगा लें तो दक्षिण में भी काफी सीटें, जहां पर तमिलनाडु, जहां भारतीय जनता पार्टी 134-32 के आसपास सीट हैं को टोटल जोड़ लें तो काफी सीट है, 134, तो इसको आप कम नहीं माने। और इसके बाद अगर आप इधर आ जाते हैं, हिंदी बेल्ट की उस पट्टी में आ जाते हैं जहां जो राजस्थान से शुरू करें आप,
राजस्थान पे आ जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, यहाँ भी सीटों की संख्या कम नहीं है। अगर इसमें कर्नाटक को भी जोड़ दिया जाए तो ये कुल सीटें हो जाती हैं लगभग 93। जी। आपकी 134 को आप और जोड़िए, ये 93 सीटों में आपकी वो केवल कर्नाटक वाली थोड़ी सी अगर आप कम कर लें तो ये अच्छी खासी सीट है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही अगर वो प्रधानमंत्री या पार्टी सत्ता में आएगी, ये पहले होता आ रहा था, बिल्कुल सही है, पहले होता आ रहा था और इस बार भी 2 बार ही ऐसा करिश्मा हो गया। लेकिन अब दिक्कत ये एक वो आती है कि आप एक मोमेंटम होता है, जैसे अभी आपके एक पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात की कि विपक्ष क्या चाहिए, विपक्ष क्या करने जा रहा है। विपक्ष ये करने जा रहा है कि वो ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर सीट पे आमने सामने का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है, उसकी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। और शिमला के बाद में ये आगे ये क्रम और आगे बढ़ेगा। शिमला एक कहना चाहिए कि एक पड़ाव है, मैं उसको इसको पटना वाली मीटिंग को बहुत महत्व नहीं देना चाह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर, लेकिन उसकी एक पहली कसौटी, पहला पड़ाव शिमला है। शिमला के बाद जो एक अगली बैठक आएगी वही एक मूलभूत ढांचा, एक सहयोग का, एक संगठन का और एक पार्टी एक राज्य के इस फॉर्मूले पे आगे बढ़ेगी, जैसा मुझे लगता है जो इनके जो वरिष्ठ नेताओं के जो विचार है। अब लेकिन एक चीज और है, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि बीजेपी से लड़ना, एक ही मुद्दा है, बीजेपी से लड़ना। क्यों लड़ना है? इसके लड़ने के पीछे भी कई वजह। अगर आम आदमी पार्टी के लिए वजह ये है कि भाई उसने ऑर्डिनेंस ला दिया, ठीक ला दिया। पश्चिम बंगाल के लिए एक अलग वजह है। आपका कर्नाटक में देखिए कि उसने वो 10 किलो राशन देना था, केंद्र ने अपने नियम फिर बदल डाले, वो भी एक अलग मुद्दा है। तमिलनाडु का एक अलग मुद्दा है कि उनके मंत्री को के लिए क्या क्या कर लिया आपने। तो हर राज्य के एक अलग अलग मुद्दा है। तो संघवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, उस रवैये के खिलाफ लड़ाई है, उस लोकतांत्रिक चीजों के खिलाफ लड़ाई है, इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। इसको आप मायावती के किसी आप वो डिसप्रोपोर्शनेट इनकम के साथ में अगर जोड़ना चाहे मत जोड़िए। इस समय कैनवास ज्यादा बड़ा हो चुका है, ये छोटे छोटे पॉकेट है। मैं इस समय उत्तर प्रदेश को भी एक पॉकेट की संज्ञा देना चाहूंगा, क्योंकि 350 सीटों का मामला आ रहा है। 350 सीटों की जो बार बार जो बातचीत आ रही है, तो 350 आलोक जी आप बड़ी बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश को पॉकेट कह के आप बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, अलग तरीके से इसको आप देख रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा पॉकेट, क्या मतलब झोला मानते हैं? झोला राजनीतिक दल पूरा नहीं, वो ठीक है, लेकिन जब आपका दक्षिण आपके पूरी तरह पार्टी के खिलाफ है और एक बड़ा संघवाद का एक स्वरूप है, एक विपक्ष की एक बड़ी एकता आ रही है जिसमें दक्षिण की भी भागीदारी बहुत बड़ी होने जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप मान करके चलिए कि जो गठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, अगर आप क्या सोचते हैं कितनी भी विपक्षी एकता हो जाए, उत्तर प्रदेश की जमीन से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, सारी विपक्षी एकता हो जाए, एक एक कैंडिडेट खड़ा कर दे, तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट पर लोकसभा में समेट ले। उत्तर प्रदेश की नहीं, वो तो बुरी स्थिति में भी 14-15 में रहती थी, 14-15 में बुरी हालत में रहती। 2009 में भी 14 सीटों पर थी, वो 14 सीटों पर 2009 में भी थी, जब कांग्रेस को वहां 21 सीटें मिली थी। ये मेरा अगला सेंटेंस आपने खुद ही बोल दिया, मैं इसी को बोलने जा रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। तो इसलिए ऐसा नहीं होने जा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष की रणनीति बहुत ही अच्छी है। एक राज्य और उसके खिलाफ जो जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, और मैं आपके एक पैनलिस्ट मेरे ख्याल से शायद बिलाल जी ने ये बात कही है, एक मोमेंटम होता है। कर्नाटक ने एक मोमेंटम दिया है, हिमाचल ने एक मोमेंटम दिया है, आपका दिल्ली के नगर निगम ने एक मोमेंटम दिया है। और एक बार बताएं, जब मोमेंटम जब आता है ना, एक जो अवधारणा बनती है कि विपक्ष एक हो रहा है, तो आप मायावती और अखिलेश को मत गिनिए, एक मोमेंटम होता है, एक भाव बनती है। भारत जोड़ो यात्रा का आप ये नहीं कह सकते कि केवल वो कर्नाटक के पॉकेट में जाकर के सिमट गई है, वो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। एक माहौल बनता है, एक अवधारणा बनती है, राजनीति अवधारणा का खेल। लेकिन आलोक जी माफी के साथ मैं एक छोटा सा और प्रश्न जोड़ रहा हूँ। विनोद जी कह रहे हैं भाई कांग्रेस अति उत्साहित है, इतना उत्साह ऐसा थोड़ी हो गया है। कर्नाटक में कौन सा भाई, कर्नाटक और बाकी जगह का नेचर अलग है। और पिछले बार भी 19 में भी जिन राज्यों में कांग्रेस जीती थी, वहां जब लोकसभा का चुनाव आया तो मतलब सुपड़ा साफ हो गया, मोदी 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 मोदी, मतलब मोदी के अलावा कुछ था ही नहीं।
मैं इसमें कहूंगा एक सबसे प्रमुख चीज है कि जो राष्ट्रवाद की जो जो चाशनी में समेट कर जो कैंपेन चलाया गया था लपेट करके, उसमें आप याद करिए, मैं समझता हूँ कि पुलवामा का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और इसके लिए आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक रैली हुई थी, रैली में हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और उसके बैकड्रॉप में उन शहीदों के जो 44 के उनके वो फोटो लगे हुए थे। और उसमें ये भी मांग की गई थी कि अगर आपका बहुत ही राजनीतिक तौर पे बहुत ही परिपक्व वक्तव्य था कि अगर आप अपना पहला वोट देंगे तो क्या वो शहीदों के लिए देंगे वो। उसमें ये नहीं था कि क्या आपको पहला वोट में क्या आप ये निर्णय करेंगे कि ये 15 दिन तक ये आरडीएक्स लदी एक जीप घूमती रही और हम सरकार नहीं नियंत्रण कर पाए। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन आलोक लगा जी, हुआ था। मोदी ने परसेप्शन बनाया ना, विपक्ष कहाँ बना पाया पिछली बार भी। अब विपक्ष मैं उसी को लेकर बात कर रहा हूँ। मोदी ने वो पुलवामा से परसेप्शन बनाया, वो अपनी फेल्योर को भी अपने सफलता के तौर पर उन्होंने साबित करना चाहा, वो प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्ट करने में सफल रहे। और आज विपक्ष वही है, वो मोमेंटम जो कर्नाटक और बाकी जगह से जो शुरू हुआ है तो उसको भी आप आगे लेकर के चले, ये निश्चित तौर पे फर्क डालेगा। और आप एक चीज मान करके चलिए, जैसे मणिपुर एक बहुत छोटा सा चीज है, हम लोग हिंदी बेल्ट में मेन स्ट्रीम मीडिया में मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, जहाँ पर 150 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का एक ट्वीट ना होना क्या मायने नहीं रखता? क्या एक समझदार लोगों के लिए मायने नहीं रखता? क्या उत्तर प्रदेश में एक जो युवा है उसके लिए भी मायने नहीं रखता? वो भी तो एक हमारा अभिन्न हिस्सा है। या केवल जम्मू कश्मीर ही एक अभिन्न हिस्सा है, बाकी कोई अभिन्न हिस्सा नहीं है? अगर अभिन्न हिस्से में कहीं कोई दर्द हो रहा है तो क्या उसको महसूस नहीं किया जाना चाहिए? एक महीने के बाद सर्वदलीय पार्टी गृह मंत्री जी ने बैठक की, आलोक जी, सर्वदलीय बैठक की, सारी चीजें की उन्होंने। कितने दिन के बाद विचारशील, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। टाइमिंग वही फिर जैसा भी आपने कहा, टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करना चाहता हूँ। मोमेंटम जो बन रहा है, विपक्ष का जो मोमेंटम बन रहा है, जो मुद्दों को मुद्दा केंद्रित राजनीति वो करने जा रहा है, एक ही मुद्दा है। देखिए, अगर लोकतंत्र रहेगा, संवैधानिक संस्थाएं रहेंगी, लोगों के मुद्दों पे बात होगी, बेरोजगारी पे बात होगी, रोजगार के ऊपर बात होगी, आपकी महंगाई के ऊपर बात होगी, और इवन आपके उसके ऊपर, आपकी सुरक्षा के ऊपर भी अगर गंभीरतम बात होगी, अब निश्चित तौर पर मान के चलिए कि ये फिर हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। उत्तरकाशी का जो पुरहुला में जो आप एक लेफ्ट जो एक बनाने के निकल पड़े, बेचारा इतना छोटा सा शहर है, मैं तो उस इलाके को बहुत अच्छे से जानता हूँ, 20-25 साल से जानता हूँ। अब पुरोला को अब लैब बनाने चले हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके के हटकंडे नहीं करने चाहिए। राष्ट्रहित इसमें भी देखा जाना चाहिए और युवाओं को भी ये अब सोचने का वक्त आ गया है। ठीक बात है, ठीक बात। मैं राघवेंद्र राजू के पास आऊँगा और स्पेसिफिक विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सेंट्रिक सवाल राजू जी से पूछूंगा, क्योंकि राजू जी जो जाति गुणागणित है वो बिल्कुल जवान पिन के रटा रहता है और ये अक्सर मुझे बताया भी करते हैं। राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ताकतवर नेता, अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर इंजन जो डबल वाला है तो यूपी में ही योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा ताकतवर इंजन है, और शायद इसीलिए दोबारा सरकार भी आ गई, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होती। एक तरफ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ जैसा कि विपक्ष एक परसेप्शन बना के वहाँ फायरिंग, पॉलिटिकल फायरिंग की तैयारी कर रहा है कि भाई नीतीश कुमार भी होंगे, तमाम और मुस्लिम नेता होंगे, खड़गे जी भी होंगे, तेजस्वी भी होंगे, हो सकता है कि लालू को भी लेकर आ जाएं हेलीकॉप्टर में बैठा के। तो बहुत सारे इस तरह के होंगे जो पॉलिटिकल फायरिंग होने वाली है आने वाले दिनों में। और मंडल बनाम कमंडल वाली स्थिति विपक्ष मानता है कि भैया मंडल को बिल्कुल ज़मीन पर उतार दो, तो अपने आप कहीं ना कहीं फिर बीजेपी दिक्कत में आएगी, चक्रव्यूह में घिरेगी। ग्राउंड जीरो पर क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो खबर है कि विपक्ष भी अब उत्तर प्रदेश को ही अपनी लोकसभा की लड़ाई का ग्राउंड जीरो बनाने जा रहा है। राघवेंद्र राजू। दुर्गेन जी, सभी पैनलिस्ट ने जो बात रखी और आपने भी शुरू में एक बात बताई थी कि 39% का जो सर्वे आ रहा है, अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 41% मत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला, सारे उनके अलायंस पार्टियों को मिला करके, वैसे 37.36% करीब मिला है। जातिगत गणना के आधार पर अगर देखें, क्योंकि अब हमारी जो आज की जनसंख्या है वो करीब 150 करोड़ के आसपास होने जा रही है, तो अलग अलग मुद्दे रहे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो सबसे बड़ी उभर करके सामने आई कि उन्होंने कहा यूपीए नाम नहीं होगा, अब उसका नाम होगा पीडीए।
तो जब यूपीए नहीं होगा और इसी मुद्दे को लेकर के जो आपने देखा कि एक अचानक कुछ मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता और माननीय आम आदमी पार्टी के हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री मीटिंग छोड़ करके चले आए। वो ठीक है कि अंतिम समय तक हमारी ममता दीदी बनी रही, लेकिन एक बहुत बड़े चाणक्य हैं जिनकी चर्चा आज के उसमें नहीं हुई है, उनका नाम है शरद पवार जी। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जिस तरीके के घटनाक्रम रहे हैं सभी जगह, और आज जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं रोजाना मध्य प्रदेश के देख रहे हैं, मैं तो मध्य प्रदेश अभी था पिछले दिनों, आपने राजस्थान की जो स्थितियां देखी, इसके अलावा भी जो आप अभी तेलंगाना की बात कर रहे थे, तो जो ग्राउंड जीरो पर है एक बहुत बड़ा तबका, ये बात सही है जब आप बात कर रहे हैं कि 19% मुस्लिम समाज का मत है, तो 19.25% एग्जैक्ट जो अभी मैं आंकड़ा नहीं कह सकता, लेकिन 19.25% के आंकड़े यादव समाज ने भी दिए कि हमारा यादव समाज, इसमें ग्वाला और तमाम जो अन्य ज्योतियां हैं, तो ओबीसी में भी तमाम ऐसी जातियां हैं। कल हमारे साथ में जब मैं कानपुर से निकल रहा था तो एक पूर्व मंत्री थे, पाल समाज के थे, भाजपा के बड़े नेता रहे, 1999 में बोला कि हमको टिकट मिल गया था कन्नौज से। अब उनका ये मानना था कि नहीं साहब, जो घटनाएं हो रही उसमें पाल समाज का सिर्फ एक विधायक है उत्तर प्रदेश में, हमारा तो खुद 4.5% मत है। और ये बात सच है कि जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में अगर आप देखेंगे, अभी आपने जो आंकड़ा दिया, पिछले दिनों जो लड़ाई चल रही थी जाट समाज की, अरे भाई जाट समाज को आप 4% जोड़ लीजिए, लोधी समाज को भी अगर आप 5% जोड़ लीजिए, बढ़ गया होगा, पहले 4% था। इसके बाद भी कुर्मी समाज को आप जोड़ लीजिएगा, कुर्मी में भी तमाम लोग हैं। ओबीसी 40-42% के आसपास ओबीसी राघवेंद्र जी बनते हैं यहाँ पर। समाज ने भी एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक है, लेकिन इसके बाद भी दुर्गेंद्र जी कुछ मुद्दे जो बीजेपी के हैं, बीजेपी के अंदर भी एक अंतर कलह चल रही है। जैसे वरुण गांधी जी कभी कभी कोई अपना स्टेटमेंट दे देते हैं, इसके एक बहुसंख्यक समाज है, ब्राह्मण समाज भी या एक अगला समाज भी, ऐसा नहीं है। वो ठीक है कि योगी आदित्यनाथ जी की वजह से उत्तर प्रदेश में वो बहुसंख्यक समाज बीजेपी के साथ जुड़ा रहे, और 99% में समझता हूँ बहुत सारा जो सवर्ण समाज या जिसको अगला समाज कहते हैं, बहुसंख्यक समाज कहते हैं, जिनकी चर्चा कोई भी मुद्दे पे होती ही नहीं, हम सिर्फ ओबीसी और, लेकिन इन सब चीजों के बाद नहीं तो वो बहुसंख्यक है कहाँ, वो तो कुलीन है राघवेंद्र जी, कुलीन समाज का ये बहुसंख्यक कहाँ है? वो हिंदुओं में बहुसंख्यक ओबीसी है। भाजपा की अलायंस पार्टी ये कहने लगी कि भाई हम तो 80 सीटों पर लड़ेंगे, और आपने देखा कि अब जैसे तमाम ऐसे अपना दल अलायंस, राघवेंद्र जी कोई दिशा करो, अब किसी दिशा की तरफ ले जाओ। अब चूंकि समय है नहीं, हम ज्यादा उलझाएंगे नहीं। अब ये बताओ कि क्या बीजेपी को कोई कठिनाई आने वाली है या बिल्कुल बम बम है, 80 सीटें वो जीत जाएंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश की स्थितियां अलग है, लेकिन देश की जो स्थितियां हैं, जो आलोक भदौरिया जी कह रहे थे कि केवल उत्तर प्रदेश से ही आप आंकड़े ना लें, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में धरातल पर जो आप स्थितियां देख रहे हैं, वो धरातल पर ग्राउंड जीरो पर स्थितियां अगर आप देख लें, मैं समझता हूं पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि 150 से 155 सांसदों के टिकट बदल दे। इतनी बड़ी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि जो पूरे भारतवर्ष की स्थितियां आ रही हैं, उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लगातार कैंपेनिंग भी शुरू हो गई। कल हमारे रक्षा मंत्री जी ने आगरा में, आपने देखा, चुनावी संगनाते ही शुरू कर दिया। तो ये तमाम जो स्थितियां हैं, लेकिन इन सबके साथ में जो देख रहा हूं कि आज विपक्ष केवल अपनी एकता को बनाए रखने के लिए मीटिंग तक सीमित है, और ग्राउंड जीरो पर कोई भी विपक्षी पार्टी धरातल पर मुद्दों को लेकर के मैदान में नहीं आ रही है। राघवेंद्र जी, मुद्दों पर तो चुनाव जीता है कांग्रेस पार्टी ने, कैसी बातें कर रहे हैं? मुद्दों पर तो कर्नाटक में चुनाव जीता है, और इसके अलावा अभी देखिएगा मध्य प्रदेश देखिएगा, वहां भी मुद्दे हैं, राजस्थान में वहां भी मुद्दे हैं, वो सरकार के काम पर चुनाव लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी अपने काम पे लड़ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, बूथ मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर के उन्होंने अपने बूथ मैनेजमेंट तो आपको ही पता है। पिछले वाले चुनाव में हमने आपने एक बूथ मैनेजमेंट देखा था, क्या था वो? पिछला वाला चुनाव विधानसभा में एक बूथ मैनेजमेंट, एक बूथ पर आप भी थे और हम भी थे, हम लोगों ने मिलाया था, तो जो जिनके नाम लिखे थे वो थे ही नहीं, पता नहीं कहाँ लोग थे। वो तो बोले भैया मुझसे कोई मतलब ही नहीं आज तक, जिनका बूथ में नाम नहीं लिखा था। तो ये भी बात सच है जो आलोक भदौरिया जी ने कहा है, अन्य राज्यों के जो मैंडेट है और उत्तर प्रदेश के नगर निगम के चुनाव,
वो ठीक है कि मेयर के चुनाव बीजेपी जीत गई, लेकिन बड़ी स्थिति में उत्तर प्रदेश मतलब में कुल मिला के आप ये मान रहे हो राघवेंद्र राजू, इसलिए- आप राघवेंद्र जी आप ये मान रहे हो कि मतलब इतना आसान चुनाव नहीं है यूपी में बीजेपी के लिए? क्या नहीं है, इतना आसान चुनाव नहीं है। बिल्कुल जो पारदर्शिता से अगर बात को रखा जाए, वो ठीक है कि सारे आज जितने भी मीडिया हब हैं, वो मीडिया हब सिर्फ बीजेपी की बात का गुणगान कर रहे हैं, और राष्ट्रवाद की बात जो अभी हमारे अनूप भदौरिया जी ने बताई थी, अभी गडकरी जी का कल एक स्टेटमेंट था कि भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। तो ये तमाम जो बातें आ रही हैं, और बीजेपी में भी अब ये बड़ी लंबी चर्चा करनी पड़ी, आपको मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि लंबी चर्चा हो रही है, बार बार हमें कहा जा रहा है कि समय बहुत कम है। मैं बिलाल भाई के पास आऊंगा। राघवेंद्र जी माफी के साथ में रोक रहा हूँ आपको। आप बिल्कुल बिलाल जी को समय दीजिएगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि सारी विपक्षी एकता को तभी सही संदेश दिल पाएगा जब अगर यूपीए नहीं पीडीए बन रही है, और उस पीडीए में जैसे आपने जो बात रखी। अरे नहीं, पीडीए तो उन्होंने कहा कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, वो पीडीए बना नहीं रहे हैं। मोर्चा का नाम क्या देंगे क्या नहीं देंगे वो तो करें। हमारा जो फार्मूला है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, कांग्रेस भी अल्पसंख्यक और दलित पर अपना दावा कर रही है। मामला बड़ा दिलचस्प है। मैं बिलाल भाई के पास आता हूं। बिलाल भाई, दुर्गेंद्र जी, ये भी हो सकता है कि बसपा के साथ में भी एक गठबंधन हो जाए बीजेपी का। अब हमें ये वाला जो लग रहा है ना, ये वाली खबरें प्लांटेड लग रही हैं, बसपा वाली। बीजेपी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस वाला मुझे कुछ थोड़ा प्लांटेड लग रहा है मामला, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये इस तरह की खबरें यूट्यूब पर वो लोग कर रहे हैं जो घोषित एक पक्ष की तरफ हैं, वो वही लोग इस तरह खबरें कर रहे हैं। बिलाल भाई के पास आऊंगा। बिलाल जी, बहुत मात्र 15 सेकेंड आपके लिए है। राघवेंद्र राजू ने कहा कि भाई बड़ी आसान नहीं है रहा, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी विनोद जी कह रहे हैं कि इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा, कांग्रेस बहुत अति उत्साह में है और इसी में अपना नुकसान कर लेगी वो। बिलाल भाई, देखिए, वो तो उन्होंने तेलंगाना को लेकर कहा। उत्तर प्रदेश की स्थिति में जो बदलती राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो विपक्ष के लिए फिलहाल मुफीद है। अगर आप बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो वहां कांग्रेस ने अपना चैनल चंद्रशेखर आजाद के साथ भी ओपन किया हुआ है, और जातीय जनगणना को भी उन्होंने अपने प्लान पे ले रखा है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात वो आधिकारिक रूप से कर चुकी है। तो परिस्थितियां, बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस अपने पास लेके चल रही है, और महंगाई का मुद्दा अपने पास लेके चल रही है। जो लाभार्थी वर्ग भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया, उसकी स्ट्रेटेजी भी कांग्रेस बना चुकी है। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देगी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ 50% भी डैमेज करने में कामयाब रही, तो मैं इसे विपक्ष की जीत मानूंगा उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से। बिलाल जी, बहुत 50% तो बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। विनोद जी, उत्तर प्रदेश में ऐसा होता दिखता है? आप बहुत ही अपने नाम के अनुरूप बिल्कुल हंस रहे हैं आप, बोलिए। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि मोबाइल ने पढ़ना लिखना भी सिखा दिया है, सारी चीजों का विवेचना हम यहाँ बैठ के जो अपने जो कर रहे हैं, बता रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, ये जनता बिल्कुल अच्छी तरह से जानती है कि केंद्र बहुत मजबूत होना चाहिए। राज्य में फिर आप कर लीजिए, स्ट्रेटजी बना लीजिए, क्या है आपके पास, दूर दूर तक आओ। साफ कह रहे हैं आप, मुझे मोदी को हटाना है, एक लालू जी को आप उठा के ले आए। अरे भाई, ये विपक्ष कोई कह रहा है सर, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑर्गेनाइजर कह रहा है कि हिंदुत्व और मोदी पे काम नहीं चलेगा। आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? तो ये चिता रहा है ना, चिता रहा है। विनोद जी कंप्लीट करिए, विनोद जी कंप्लीट करिए। अब बिल्कुल 5 सेकंड है, अभी मैं 2 मेहमानों के पास जाना है। विनोद जी, ठीक है, मैं बिल्कुल, वो कह रहा है, उसको कहने दीजिए। हम लोग बात को पकड़ने में और उसका वो करने में, लेकिन अपने आप जरा सोचिए, कहाँ है आज भारत? ये जान चुकी है भारत की जनता कि भारत कहाँ चढ़ रहा है। तो भारत जहाँ है तो वो केंद्र है, बाकी राज्य में आप जो कुछ करते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। नवेश सिको के पास आऊंगा। बिलाल भाई, आप रुकिए, विनोद जी रुकिए, नवेश सिको के पास जाऊंगा चूंकि वक्त नहीं। नवेद भाई, विनोद जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, जब आप देश की तरफ देखते हैं, केंद्र की तरफ देखते हैं, तो मोदी के सिवा फिर आंखों के सामने कोई चेहरा आता नहीं है। नवेश सिको। जी बिल्कुल,
नरेंद्र मोदी का आज भी जनाधार है, लेकिन इस बात को हम नहीं भूल सकते हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी का जनाधार बड़ा है। सर्वेक्षण एजेंसियों, बाकायदा जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं उसमें राहुल गांधी तेजी से बढ़े हैं। इसकी बात मैं जरूर कहूंगा, जो बार बार बात हो रही है कि कांग्रेस अति उत्साह में तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन उत्साह उसके अंदर इसीलिए है कि लगातार नरेंद्र मोदी का बढ़ता हुआ ग्राफ पे फुल स्टॉप लगा है और राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। दूसरी चीज ये कि हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस को आने वाले समय में अति उत्साही इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के लिए को ये सोचना चाहिए, ये बात सच है कि जो राज्यों में अगर कांग्रेस जीती है और जीत जाती है तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि राज्यों में भले ही भाजपा के खिलाफ वोटर वोट देता है, लेकिन लोकसभा में वो मोदी के नाम पर वोट दे देता है। दूसरी बात ये कि जो विपक्षी खेमा मजबूत हो रहा है और क्षेत्रीय दल जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ में और गठबंधन के साथ में, वो क्षेत्रीय दल कांग्रेस की करीब 180 पौने 200 सीटों पर उनका साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि करीब पौने 200 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को अकेले भाजपा से लड़ना होगा। 190 कोई भी क्षेत्रीय दल का कोई अस्तित्व और सहयोग नहीं रहेगा। इसलिए कांग्रेस को इस गठबंधन के अलावा अपनी वो प्रोग्रेस तो पिछले 1 साल से राहुल गांधी ने प्रोग्रेस किया है, उसको जमीनी लड़ाई के साथ में जमीन पे उतर के काम करते रहना है। गठबंधन के भरोसे पर सिर्फ कांग्रेस को नहीं रहना है, क्योंकि बड़ा दारोमदार कांग्रेस के ऊपर है। मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि लगभग आधी सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को अकेले भाजपा से लड़ना पड़ेगा। पिछले 2 चुनाव में भाजपा ने औंधे मुंह गिरा दिया था कांग्रेस को। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी और तमाम कमियों को लेकर इस बात के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार रहे। दूसरी बात यह कि अभी यूपीए तो अब होगा नहीं, और जिस तरह से पीडीए की बात हो रही है इसी के ऊपर मतभेद चल रहा है कि एक तरफ अखिलेश यादव ने यह प्रस्ताव रखा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, दूसरा दल ये कह रहा है कि नहीं, इसका फुल फॉर्म कुछ ऐसा बताया गया कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई होना चाहिए। सवाल इस बात का है कि विपक्ष जब भी लड़ाई लड़ता है सत्ता पक्ष के खिलाफ तो एक मुद्दा सबसे मजबूत होता है। जैसे कांग्रेस को हराया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हुई। नमित भाई कंप्लीट करिए, टाइम ओवर हो गया, बोलिए। ठीक है आलोक जी, बस 5 सेकंड में एक छोटा सा कमेंट है आपका, उसके बाद फिर खत्म करेंगे। आलोक जी। और इसे प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस भी कहा जा रहा है अंग्रेजी में। आलोक जी 5 सेकंड बस, चूंकि टाइम ओवर हो गया, लेकिन मैं लूंगा 5 सेकंड आपका फाइनल कमेंट, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी 328 और गैर भाजपा 210 सांसद, और उसमें से अगर आप ये निकाल कर चलिए, मैं आपकी यूपी को, आप बार बार यूपी फोकस कर रहे हैं क्योंकि यूपी का भी चैनल है, यूपी को माइनस करने के बाद भी गैर भाजपा के पास सांसद की संख्या 210। ये आलम तब है जब भारतीय जनता पार्टी का शिखर था और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा था। अब स्थितियां बदली हैं, माहौल बदला है, कर्नाटक से जो सिलसिला चालू हुआ है ये आगे बढ़ता जा रहा है, मोमेंटम पकड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए कि वो 210 से निश्चित तौर पर ऊपर जाएंगे, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, कौशलेंद्र जी नहीं आए, विनोद जी बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र राजू बहुत शुक्रिया, नवेश सिको साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा यूनिवर्सिटी।